आज मैं आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, आखिरी तक समझ में आ जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा उसके पीछे के इतिहास को जान लेना जरूरी है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था हमारे भारत में। गुलाम वंश था एक दिल्ली सल्तनत में, 5 वंश हुए हैं, और खिलजी था, तुगलक था, सैयद और लोदी। तो उस समय तुगलक वंश का शासक था एमबीटी। एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक वंश में शासक उस समय कौन था? एमबीटी। और उसी के समय में दक्षिण भारत में 2 प्रमुख राज्य उभर कर आए, एक विजयनगर, एक बहमनी साम्राज्य। तो इन्हीं 2 साम्राज्य के बारे में हमें यहीं पे बीच में ही पढ़ लेना होगा, क्योंकि देखिए इसके बाद सीधा मुगल आएगा और मुगल बहुत लंबा चैप्टर होता है और इसी बीच का है ये, तो यहाँ पे पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे एक कहानी है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पीछे। एमबीटी ने दक्षिण अभियान किया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने, और यहाँ से दक्षिण भारत से 2 भाई हरिहर और बुक्का नाम था जिनका, उन्हें पकड़ करके कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। ध्यान से समझिएगा, दिल्ली ले आया और दिल्ली में उसका धर्म परिवर्तित करके उसे हिंदू से मुस्लिम बना दिया। और ये इतना बकलोल था एमबीटी कि उसे बना तो दिया मुस्लिम, और फिर उन्हें वापस भेज दिया दक्षिण भारत के, जाओ तुम दक्षिण भारत जीत करके लाना। तो ये दोनों फिर दक्षिण भारत आ गए और यहाँ पे एक इनको गुरु मिले, ठीक है। और गुरु के नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो गुरु इनका धर्म परिवर्तन करवा करके फिर से इन्हें हिंदू बना दिया। और हिंदू बनाने के बाद इन्होंने क्या किया कि इस एरिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जो बाद में चलकर विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाने लगा। तो एक और इसके ठीक ऊपर ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ, जो मुस्लिम साम्राज्य था। और यहाँ पर नीचे हिंदू यानी विजयनगर साम्राज्य था। ये दोनों को हमें पढ़ना है, पहले विजयनगर पढ़ लेंगे फिर बहमनी साम्राज्य पढ़ लेंगे। तो ये तो समझ गए कि इसकी स्थापना कैसे हुई विजयनगर साम्राज्य की। कि हरिहर और बुक्का 2 भाई था, जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत से पकड़ करके वहाँ दिल्ली ले गया और दिल्ली से फिर पुनः उसको धर्म परिवर्तित करवा करके वापस दक्षिण भारत में भेज दिया। और वहाँ पर और जब दोबारा गया तो वहाँ पर वो उन्होंने फिर से हिंदू बन गया धर्म परिवर्तित करके, और यहाँ पे अपना एक खुद का साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। एक बात और है, ये जो दोनों क्षेत्र था, देखिए ये जो ऊपर वाला है ना, ये बहमनी है और ये विजयनगर। अभी विजयनगर कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए बीच का एरिया, ये बीच पर तुंगभद्रा नदी है और यहाँ पर एक द्वाब है। द्वाब कौन सा द्वाब है? रायचूर द्वाब। तो हमेशा ये दोनों के बीच में, बहमनी और विजयनगर के बीच में रायचूर द्वाब के लिए संघर्ष चलता रहा। लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चला है। आगे आपको बताएंगे कि आखिरकार कृष्णदेव राय जब शासक बनते हैं विजयनगर साम्राज्य का, तो उस समय इन्होंने ये जीत लिया था रायचूर द्वाब को और बहमनी साम्राज्य को पराजित कर दिया था। तो और इसकी जो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना, वो 1336 में हुई थी। कब हुई थी? 1336 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के संबंध में देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब कैसे हुआ वो तो हम बता ही चुके हैं, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा हुआ है। तो देखिए
1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का दो भाई था, इन्होंने किया था। ठीक है। हाँ, और देखिए इनके गुरु का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, क्या था? विद्यारण। हाँ, विद्यारण था। इन्होंने ही इनका धर्म परिवर्तित फिर से करवाया था। और इनके पिता का नाम, हरिहर और बुक्का का पिता का नाम क्या था? संगम था, संगम। ठीक है। और इनका जो विजयनगर साम्राज्य, देखो साम्राज्य का मतलब है कि विजयनगर एक एरिया का नाम हो गया। ठीक है। और एरिया पे जो हरिहर और बुक्का ने जिस वंश की स्थापना किया था, वो अपने पिता के नाम पे संगम वंश की स्थापना किया था। और राजधानी किसे बनाया था? हम्पी को। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी, तो हम्पी। VVI क्वेश्चन है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो एक और बात है, जिस तरह आपने अभी देखा कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने शासन किया है ना, उसी तरह विजयनगर साम्राज्य पे भी 4 वंशों का शासन रहा। देखिए, संगम वंश, सालू वंश, टुल्लू वंश और अरविड वंश। चलिए, तो इसमें हमें ना एक एक करके पढ़ना है। पहले संगम को जानेंगे, फिर सालव और फिर टुल्लू, फिर अरविड वंश को जानेंगे। ठीक है। तो अभी हम ना संगम वंश को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संगम वंश। तो संगम वंश की बात करें तो इसका जो प्रथम शासक था कौन था? हरिहर प्रथम। वही हरिहर और बुक्का में बड़ा भाई था हरिहर। ठीक है। तो हरिहर प्रथम इसका क्या था? संस्थापक था। तो देखिए इनके दरबार में, है ना, इनके दरबार में महान विद्वान, बस एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हरिहर प्रथम से, इनके दरबार में महान विद्वान सायान, क्या नाम है? सायान रहते थे, जिन्होंने वेदों पर टीका की रचना किया है। हाँ, वेदों पर टीका एक पुस्तक है जिसको किसने? सयान ने लिखा है। इनके दरबार में एक विद्वान ज्ञानी रहते थे। किनके दरबार में? हरिहर प्रथम के दरबार में। और इन्होंने क्या लिखा है? वेदों पर टीका। वेद आपको पता होगा 4 है ना, तो वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों पर टीका, टीका का मतलब हुआ क्या होता है? टिप्पणी होता है। क्या होता है? टिप्पणी। हाँ, टिप्पणी आप लोग कमेंट करते हैं ना फेसबुक के फोटो देख करके, वही वाला। तो टिप्पणी यानी कमेंट, मतलब उस पर अपनी बात को रखना, विचार करना, वही आलोचना टाइप का। तो इसमें सयान ने इसको नाम दिया है। तो जो पुस्तक लिखा है वेदों पर टीका। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि वेदों पर टीका किसने लिखा है? तो सायान ने लिखा है। चलिए, अब इस संगम वंश का ना अगला शासक हुआ कौन, देखते हैं। अगला शासक हुआ बुक्का। क्या नाम है? बुक्का। वही हरिहर और बुक्का में के दूसरा भाई। ठीक है। तो बुक्का हुआ, और सॉरी वेदों का ज्ञान था। किन्हें वेदों का ज्ञान था? बुक्का को। हाँ, वेदों का ज्ञान था। और इन्होंने, देखिए इन्होंने, इसलिए इन्हें वेद प्रतिष्ठापक कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर बाय द वे पूछ रहे ऑब्जेक्टिव में कि वेद प्रतिष्ठापक किसे कहा जाता है, तो बुक्का प्रथम को क्या कहते हैं? वेद प्रतिष्ठापक, क्योंकि वेद का ज्ञान था इन्हें। ठीक है ना। चलिए, हाँ, इसके समय में रायचू द्वाब के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अभी हमने बताया था कि दक्षिण भारत में क्या था? एक ऊपर था बहमनी और नीचे था विजयनगर साम्राज्य। इस बीच में रायचूर द्वाब था। बीच में क्या था? रायचूर द्वाब था।
और देखो डुआब का मतलब होता है नदी, नदी के किनारे वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो अब समझ जाओ ना, नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना उसे ही डुआब कहते हैं। तो वो क्षेत्र ना काफी उपजाऊ होता है कृषि के लिए। आप लोग सभी जानते हैं उस समय मुख्य आधार क्या था अर्थव्यवस्था का, कृषि ही था। तो इस क्षेत्र को लेकर के काफी उपजाऊ क्षेत्र था, दोनों में संघर्ष चला। हमने बताया था आप लोगों को 200 वर्षों तक संघर्ष चला है। तो पहला संघर्ष शुरू कब हो गया, बुक्का प्रथम के काल में शुरू हो गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। और बहमनी साम्राज्य का शासक, हाँ संघर्ष शुरू हो गया मीन्स युद्ध हुआ। तो उस समय बहमनी साम्राज्य, ऊपर वाला क्षेत्र हमने बताया, बहमनी साम्राज्य ये वाला क्षेत्र ऊपर वाला हो गया। तो ये बहमनी साम्राज्य था, इसका शासक था उस समय कौन, मोहम्मद प्रथम, ठीक है ना। तो मोहम्मद प्रथम ने बुक्का प्रथम को, ध्यान दीजिएगा, बुक्का प्रथम को पराजित कर, ठीक है ना, पराजित कर क्या किया, रायचूर द्वीप पर, है ना, रायचूर द्वीप का पर अधिकार कर लिया। यानी कुछ हिस्सों को जीत लिया, पूरी तरह नहीं जीता था, है ना, कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। तो बुक्का प्रथम के काल में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आई होप के समझे होंगेगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, फिर संगम वंश का अगला जो शासक आया है, ध्यान से देखिएगा, शायद आप लोगों को साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, हाँ और रेड पेन से लिखा हुआ है। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। इस वंश का तीसरा शासक, किस वंश का, ध्यान दीजिएगा, संगम वंश का तीसरा शासक कौन हुआ, देवराय प्रथम। ये उन दोनों शासक से कुछ बेहतर शासक थे, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने, देवराय प्रथम ने क्या क्या किया, इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया। क्या हुआ, बांध, बांध समझते हैं, पानी को रोकने के लिए जो पुल बनता है, हाँ वही। तो बांध का निर्माण करवाया तुंगभद्रा नदी पर, और नहरों का भी निर्माण करवाया इन्होंने, ठीक है। वहां से बांध बना करके वहां से नहर निकाल दिया, जो किसानों के लिए, मतलब खेती के लिए उस नहरों के द्वारा पानी प्राप्त किया जाता था, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे देखते हैं। और इन्होंने क्या किया, इसके समय में बहमनी साम्राज्य का शासक फिरोज शाह ने आक्रमण कर इन्हें पराजित किया। फिर दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, इससे पहले बुक्का प्रथम के काल में क्या हुआ था कि मोहम्मद प्रथम, है ना, मोहम्मद प्रथम ने आक्रमण किया था किस पर, रायचूर द्वीप पर, और फिर उसको जीत लिया था। अब यहाँ बहमनी साम्राज्य का शासक बदल चुका है, फिरोज शाह हो चुका है ना, और इसका देवराय प्रथम हो चुका है विजयनगर साम्राज्य का। तो फिर फिरोज शाह आक्रमण करता है और ये देवराय प्रथम क्या होता है, पराजित हो जाता है। किंतु दोनों में ध्यान दीजिएगा वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने तुर्क मुस्लिम को अपने सेना में शामिल किया था। हाँ फिर दोनों में देखो वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया ना, फिरोज शाह और देवराय प्रथम में। तो मुस्लिम थे ही, तो उनके ढंढर से ना ये काफ़ी प्रभावित हुए देवराय प्रथम। तो अपने सेना में मुस्लिम, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम ढंढर को शामिल किया था जो तुर्क के थे, ठीक है ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि किस शासक ने मुस्लिम ढंढर को अपने सेना में शामिल किया था, तो देवराय प्रथम होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला शासक कौन बना। तो अगला शासक इस वंश का देखिए देवराय द्वितीय, और यह देवराय द्वितीय संगम वंश का, हम ये नहीं करें विजयनगर साम्राज्य का, संगम वंश का सबसे महान शासक था, है ना। अभी हमने 4 शासक पढ़े ना, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम और देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय।
इसमें सबसे महान शासक था ये संगम वंश का। देखिए इन्होंने क्या क्या किया। देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक था। यह अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखता था, ध्यान दीजिएगा, है ना। इन्हें हाथी मारने का शौक था, इसलिए इन्हें गजवेटका कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा क्या क्या कह रहा है कि इस वंश का सबसे महान शासक था। ध्यान दीजिएगा किस वंश का, तो संगम वंश का। यह अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखता था, कुरान। इसके अलावा इन्हें ना हाथी का शिकार करने का बहुत शौक था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, गजवेटिका, गजवेटका कहा जाता है। आगे देखते हैं। इसके समय में इराक के यात्री अब्दुल रज़ाक भारत आया था, है ना। VVI ऑब्जेक्टिव है, कई बार पूछ चुका है, याद रखिएगा कि अब्दुल रज़ाक किसके समय में भारत आया था, तो देवराय द्वितीय के समय में, है ना। और अब्दुल रज़ाक ने क्या किया था बउआ, एक पुस्तक की रचना किया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मतला ए साहिन, क्या है नाम है, मतला ए साहिन, जो कि फारसी भाषा में था। उसकी रचना अब्दुल रज़ाक ने करी है, ठीक है। और इसमें किस चीज़ की जानकारी है इस पुस्तक में, तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो संघर्ष चला है, ठीक है ना, और वो दोनों साम्राज्य के बारे में मुख्य रूप से इस किताब से हमें जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखेंगे, मतला ए साहिन किसकी रचना है, अब्दुल रज़ाक की रचना है। अब्दुल रज़ाक किसके काल में भारत आया था, तो देवराय द्वितीय के समय में। क्लियर है, आगे देखते हैं। और इन्होंने देखो एक और करा था, श्रीलंका पर आक्रमण किया था। उस समय श्रीलंका ढोल था, जो मर्जी आता था बजा के चला जाता था। इससे पहले भी और राजेंद्र चोल और एक और कोई था जिन्होंने यहाँ पर श्रीलंका को जीत लिया था। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगला शासक कौन आया इसका, मल्लिकार्जुन। अब जो भी शासक आएंगे वो बगलोल है, ठीक है ना। और अंतिम शासक इसका था वीरपाच, क्या नाम था, वीरपाच। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, वीरपाच। और ध्यान से देखिएगा, वीरपाच की हत्या किसने करी है, सालुब नरसिंह ने। वीरपाच जो अंतिम शासक था किस वंश का, संगम वंश का, उसकी हत्या सालुब नरसिंह ने किया, ठीक है। अब इन्होंने हत्या करके देखिए करके सालू वंश की स्थापना करी। दूसरा वंश अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, तो दूसरा वंश कौन था, सालू वंश। तो सालू वंश कोई खास नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सालू वंश का सालुब नरसिंह ने संस्थापक था। और अंतिम शासक कौन था, इमादी नरसिंह। ये वंश कोई खास काम नहीं किया है, थोड़ा दिन के लिए था। तो इमादी की हत्या वीर नरसिंह ने कर दिया। फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सालू नरसिंह अलग था, वीर नरसिंह अलग था। तो वीर नरसिंह ने इमादी की अंतिम शासक जो सालू वंश का था उसकी हत्या कर दी, ठीक है ना। अब हत्या किया तो फिर ये अपना नया वंश स्थापना करेगा। तो देखते हैं अगला कौन वंश है। अगला तीसरा होगा, हाँ तीसरा देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा देखेंगे, तुल्लुब वंश। क्या नाम है, तुल्लुब वंश। अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा, तुल्लुब वंश। और इसी वंश से आपको 12th में ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। किस वंश से, तुल्लुब वंश से। संस्थापक तो आपको पता है वीर सिंह, ठीक है ना। संस्थापक कौन था, वीर सिंह, तुल्लुब वंश के, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका अगला शासक कृष्ण देव राय था, ठीक है ना। कृष्ण देव राय ना विजयनगर साम्राज्य का, अब हम वंश का नहीं कर रहे हैं, पूरा साम्राज्य, वंश का तो था ही, पूरा साम्राज्य का जितने शासक हुए हैं ना पूरे साम्राज्य में,
उसमें सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय। इन्होंने जितना किया है विजयनगर साम्राज्य के लिए उतना किसी ने नहीं किया है, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में बाबर भी अपने पुस्तक बाबरनामा में लिखा है। तो इसके समकालीन कौन हुआ? बाबर हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो बाबर के, ध्यान से रखेंगे। आगे देखिए आगे क्या कहता है। यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था, हमने बता दिया। इन्होंने बहमनी साम्राज्य को पराजित कर रायचूर द्वीप पर अधिकार किया और उपाधि धारण किया आंध्र भोज और अभिनव भोज। ध्यान से देखिएगा, अब जो रायचूर द्वीप था ना हमारा, वही दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र, ऊपर बहमनी साम्राज्य था और नीचे विजयनगर, तो बीच का जो क्षेत्र था रायचूर द्वीप, जिसपे 200 वर्षों से युद्ध चल रहा था, है ना। 200 वर्षों से युद्ध जो चल रहा था, मात्र इन्होंने 10 साल में, है ना, 10 साल में विजयनगर बहमनी साम्राज्य में टोटल 5 वंश, उसमें भी 5 मतलब जैसे कि विजयनगर में क्या है, 4 वंश है ना, लेकिन चारों अलग अलग टाइम से, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। लेकिन बहमनी साम्राज्य में 5 वंश जो था वो पैरेलल चल रहा था। आगे आपको समझाएंगे इस बात को, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो 5 जो वंश था उस समय ना, उसको एक साथ इन्होंने सिर्फ 10 साल के अंदर में हरा दिया। किसने? कृष्णदेव राय ने। और उपाधि धारण किया। उपाधि पूछता है कि कृष्णदेव राय को क्या कहा जाता है, तो आंध्र भोज और अभिनव भोज। कि, किस लिए धारण किया उपाधि, तो बहमनी साम्राज्य को पराजित करके रायचूर द्वीप पर अधिकार कर लिया था, इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे। क्या कहते थे? राय। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में, राय कहते थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए कृष्णदेव राय ने 2 पुस्तक की रचना की है खुद, है ना, खुद 2 पुस्तक की रचना की है, ध्यान रखेंगे। एक अमुक्त माल्यद, क्या है? अमुक्त माल्यद, और दूसरा है जामवार्त कल्याणम। क्या है? जामवार्त कल्याणम। ये 2 पुस्तक की रचना इन्होंने खुद करी है, ध्यान से देखेंगे। तो इसके पुस्तक के बारे में पूछ देते हैं कि अमुक्त माल्यद किसने लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे है, इन्होंने 2 मंदिरों का भी निर्माण करवाया है बुआ, है ना, एक विठल स्वामी और दूसरा हजारा मंदिर। विठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया है, कृष्णदेव राय ने। वीडियो लंबी हो रही होगी, किंतु अच्छे से समझने के लिए टाइम तो चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी करें। चलिए आप लोग समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा। इसके दरबार में, यानी कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज रहते थे। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अष्टदिग्गज कहाँ रहते थे, किसके दरबार में? तो 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कहाँ रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, पुस्तक लिखा, रायचूर द्वीप पे कब्जा किया, और इसके दरबार में 8 विद्वान रहते थे, जिसमें 2 प्रमुख थे, याद रखेंगे। सब प्रमुख थोड़ी न होते हैं। जैसे अकबर के नवरत्न था तो बीरबल मान सिंह, टोडरमल वगैरह फेमस थे, वो प्रमुख थे। सब थोड़ी न था। मुल्ला दो प्याजा क्या प्रमुख था? नहीं ना। तो उसी तरह इसमें 2 प्रमुख था। एक सबसे अलसी पेडन्ना, क्या नाम था? अलसी पेडन्ना एक सबसे प्रमुख दिग्गज में से था, और दूसरा तेनालीराम। तेनालीराम को तो कौन नहीं जानता है। इन्होंने समाज पे जो अंधविश्वास था वो समाज में ना, उसे खत्म करने का काम किया था। आपको पता ही होगा ऐसा अंधविश्वास होता है कि नहीं, जैसे आजकल देखते कि बिल्ली रास्ता काट दे तो नहीं जाना चाहिए, है ना। कई बार होता है कि 3 गो बेटा पर कि 1 बेटी हो जाए तो अच्छा नहीं होता है।
है ना, 3 गो बेटा पर के 1 गो बेटी हो जाए, बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह के जो सामाजिक जो बुराइयां थी उस पे ना इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका अगला शासक आया अच्युत देव राय। ठीक है, कोई खास काम नहीं किया अच्युत देव राय, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे, हाँ इसको इसको थोड़ा जानना जरूरी है, थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है। देखिए सदाशिव राय, इसके बाद अच्युत देव राय के बाद कौन शासक आया, सदाशिव राय, ठीक है ना। ये भी उतना योग्य नहीं था। और इसका सेनापति ध्यान दीजिएगा, सदाशिव राय का सेनापति कौन था, राम राय, ठीक है ना, राम राय। तो 3 बात यहाँ पर, सदाशिव राय का सेनापति कौन हुआ, राम राय, ठीक है ना, राम राय। ये महाबकलोल था ये छोटा राम राय। ये सोचता था जो हम सोचेंगे ना वही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ये हमेशा सोचता था कौन, राम राय, कि जो हम सोचेंगे, हालांकि राजा के प्रति वफादार था, लेकिन क्या सोचता था कि जो हम सोचेंगे वही सही हो जाएगा। तो ये राम राय क्या किया, जो बहमनी साम्राज्य था, हमने बोला था आगे बताएंगे, बहमनी साम्राज्य पे 4-5 शासक उस समय पैरेलल शासन कर रहे थे। एक अहमदनगर, ठीक है ना, एक बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, और एक है नीचे बरार, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर हम कर देते हैं, शायद आप लोग अब देख पाएंगे। हाँ देखिए, हाँ सॉरी, हाँ चलिए अब दिख रहा है। पहला कौन है, अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, फिर बीदर, गोलकुंडा और बरार। ये बहमनी साम्राज्य पर ये 5 जगह था, और यहाँ पर अलग अलग शासक कर रहे थे। तो देखिए अब हुआ क्या, ये जो राम राय है ना, राम राय जो सेनापति था सदाशिव राय के, इन्होंने क्या किया, अहमदनगर से जाकर बोला कि ये जो बाकी जो 4 जो राज्य है, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और बरार, ये ना आप पे आक्रमण करने वाले हैं, ये चारों मिल करके, कि आप ना मुझसे सेना लीजिए और मिल करके दोनों इन चारों को मारेंगे, ठीक है। तो बोला हाँ ठीक है, लेकिन चोट्टा यही बात इससे जाके बोल रही है बीजापुर से, कि बाकी 4 आपको मारने वाले हैं, कि आपको हम सेना देते हैं और युद्ध करेंगे। तीसरे से भी यही बात बोला, चौथा से भी यही बात बोला, है ना, और 5वां से भी यही बात बोला। सबको ठीक चला था, लेकिन जब ये 5वां से बोला ना बरार से कि ऐसा ऐसा है कि आक्रमण होने वाला है, अभी क्या किया, कहता है ना सबसे छोटा और ये ना अहमदनगर से जाके पूछ डाला, इन चारों से पूछ लिया, ठीक है ना, कि आप लोग हम पे आक्रमण करने वाले हैं। अब यही बात तो सबसे बोला था ये, अब सबको पता लग गया कि नहीं ये हम लोगों को ना लड़वाना चाह रहा था। अब ये 5 मिल गए, ठीक है ना, 5 मिल करके क्या किए, इसको मारने आ गए। देखिए तो इसी में ये दोनों को, इन 5 के मिल करके लड़ रहे थे, और इधर राम राय। तो दोनों में युद्ध हुआ, जिसे ताली कोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं, ताली कोटा। ये 1565 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर टुल्लू वंश हमारा मेन जो था वो समाप्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला वंश आएगा कौन, अरविदु वंश, है ना। टुल्लू वंश यहीं पे समाप्त होता है, अगला वंश अरविदु वंश आएगा। तो अरविदु वंश तो कोई काम का नहीं है, ठीक है ना।
उसमें क्या हुआ कि उसको अरविंदु वंश को शिवाजी ने मिला लिया था अपने में शिवाजी मिला लिया, वो कोई काम का नहीं रह गया। तो शिवाजी जब पढ़ेंगे तब भी उस वंश के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारा इम्पोर्टेंट इतना ही था, और जितना हमने पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन आएंगे, और बाकी इसका क्वेश्चन आंसर भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे, ठीक है। आप लोग कहिएगा तो। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग।